नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट, और ठीक वैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आज एक बार फिर आए आप लोगों के सामने। देखिए, कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो बहुत ही टेक्निकल होती हैं और विल बी डीलिंग सम टेक्निकल पॉइंट्स टू, क्योंकि ठीक है क्लासेस में या बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नए नए मुद्दे आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन उनमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। और मैं ये बात हमेशा दोहराता रहता हूँ अक्सर करके कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें बहुत बारीकियाँ होती हैं, बारीकियों पर अगर फोकस ना हो तो आगे बड़ा ब्लंडर हो जाता है गाइस। आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के है। बहुत माइन्यूट सा पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको अगर इस तरीके के पेपर्स में अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा पजल ना होना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो टॉपिक आप देख लेंगे इसमें कैसे क्या है। देखिए, बहुत कॉमन सी बात है, मैंने लिख दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं, एक तो आपका है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट। सेंटेंस आपको दे देगा, पेपर का पैटर्न आप समझिए क्या है। एक सेंटेंस उसमें लिख देगा और उसमें सीधे बता देगा कि इसमें कौन अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों एक ही साथ नहीं पूछेगा, सेंटेंसेस क्रमशः या कॉमनली आपको ऐसे दे दी जाएंगे, जहाँ पे मान के चलिए कि एक सेंटेंस दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा सेंटेंस दे दिया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया रहेगा और आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक बहुत नॉर्मल कंडीशन में आप समझेंगे, वो एक व्हाट का आंसर होता है। क्या समझ में आता है ना? जिसे पता चला छोटा लड़का दौड़े दौड़े आया और पता चला कि उसके आंख से पानी गिर रहा है, सी सी करके चिल्ला रहा है, पूरे आंगन में दौड़ रहा है, मम्मी से पानी मांग रहा है। मम्मी ने कह दिया कि बेटा क्या खा लिया तुमने? अब वो बेचारा तोतली आवाज़ में बोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने कहा मिलता खा लिया, मिलता। मम्मी समझ नहीं पा रही क्या खा लिया, क्या खा लिया तुमने? तो बगल की फिर चाची थी, उन्होंने बताया कह रहा है मिर्चा खा लिया है। तो सेंटेंस पर समझिए, वो बेचारा पूरी कोशिश कर रहा था बोलने की, लेकिन मम्मी समझ नहीं पा रही थी। मम्मी पूछ रही थी क्या खा लिया तुमने, है ना, सेंटेंस में अक्सर करके। तो जिस एग्जाम्पल में मैंने दे दिया कि उसने मिर्चा खा लिया, सी एट चिली या ही एट चिली, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और उसमें चिली जो वर्ड आपका है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। उसने क्या खाया, तो जवाब में आएगा मिर्चा खाया। चाची ने क्या बताया, उसने मिर्चा खाया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत आसान सी चीज़ है गाइस। अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक चीज़ और समझ जाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है आपका, है ना, मेन वर्ब जिसको आप बोलते हो, ये इसका सीधा एक डायरेक्ट प्रभाव अपने ऊपर ले लेता है। डायरेक्ट प्रभाव पूरा ले लेता है अपने ऊपर, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ले लेता है। अब इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है ही रेड अ बुक, उसने एक बुक पढ़ी, है ना। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अब इसका पूरा का पूरा जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इस बुक ने ले लिया है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या बन रहा है, अब ये किसका आंसर है, ये व्हाट का आंसर। मैंने कहा आपने कहा कि सर उसने पढ़ा, मैंने कहा क्या पढ़ा, आपने कहा उसने एक बुक पढ़ा, है ना, एक पूरा ऑब्जेक्ट आपने दे दिया, यानी कि उसने अपनी पूरी क्रिया, फोर्स ऑफ फुल जो वर्ब आपका है, उसने इधर किस पे दिखा दिया, एक ऑब्जेक्ट पे दिखा दिया गाइस, वो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 में लिखा है कि मॉम प्रिपेयर्ड फूड। देखिए इसको मैं चाहूँ तो स्प्लिट कर सकता हूँ सेंटेंस को, मैं इतना लिख करके अगर छोड़ दूँ और मैंने आपसे कहा कि मॉम प्रिपेयर्ड फूड, मान के चलिए आपके पेपर्स में आ गए ऐसे एग्जाम्स में, मॉम प्रिपेयर्ड फूड, मम्मी ने खाना बनाया था। नॉर्मल, अच्छा मम्मी ने खाना बनाया था तो कॉमन सी बात है, गाय भैंस के लिए खाना तो बनाया नहीं है, फैमिली के लिए खाना बनाया हो भी सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गाय भैंस के लिए भी तैयार हो सकती है। तो मम्मी ने क्या बनाया, खाना बनाया। अगर कहीं पेपर्स में इतने ही पोर्शन आ जाए आपके, तो मम्मी ने क्या बनाया, खाना बनाया। तो यहाँ तक अगर सेंटेंस है, अब कोई इसमें आपसे पूछे कि फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो आप बता देंगे कि फूड इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे में मम्मी ने खाना बनाया। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एडिट करके आगे बढ़ा दिया जाए, मॉम प्रिपेयर्ड फूड फॉर फैमिली। अब इसमें क्या है कि ये एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है whom, किसके लिए मम्मी ने खाना बनाया है, कॉमन सी बात है,
मम्मी ने किसके लिए खाना बनाया है? फैमिली के लिए बनाया हुआ है। ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है गाइस। किसके लिए खाना बनाया हुआ है? इसका एक बहुत एक क्रिस्पी कंडीशन में और आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे। फिर एक लिखा हुआ है इसमें, लेजेंड भगत सिंह, यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट, हैड सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। भगत सिंह अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिए। समझ में आए? सेंटेंस को बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अब इसका आंसर क्या बन रहा है? क्वेश्चन क्या इसका बन रहा है? भगत सिंह ने क्या कर लिया? व्हाट? क्या कर लिया भगत सिंह ने? सैक्रिफाइस कर लिया। क्या कर लिया भगत सिंह ने? सैक्रिफाइस कर लिया, अपने आप को अपना बलिदान दे दिया। ये अपने आप में एक तरीके से लेजेंड भगत सिंह हैड सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, खुद को। ये अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद नंबर 4 सबसे आसान और सबसे क्या बोलते हैं, उम्दा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोफेसर एक्सप्लेन हर्मेटिक थ्योरी टू स्टूडेंट्स। हर्मेटिक थ्योरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस, और मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाह रहे हैं, क्या होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम लोग कई बार ऐसे सेशन लेते रहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पुट अप टू द स्टूडेंट्स। बच्चों से मैं कई बार पूछता रहता हूँ कि लेट मी एक्जैक्टली नो द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कहते हैं मेनी माइंड, सबके अपने अपने तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के। बहुत ऐसे लोगों का ये कहना होता है कि सर हैविंग अ गुड ड्रेसिंग सेंस, having a good what we can say correct knowledge about the things, or many more things about communication, behavior, most of the things they explain about it. लेकिन मैं समझता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके केवल दिखावे से नहीं स्टार्ट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन रूट, उसका अपना एक अलग रूट है, और वो आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना हर्मेटिक थ्योरी में, तो बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करके एक चीज़ों को बताया गया है कि क्या होती है व्यक्तित्व विकास, क्या होता है। ये अपने आप में जैसे बोलते हैं ना कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, उसी तरीके से पर्सनैलिटी को डेवलप करना ये भी अपने आप में एक आर्ट होती है। समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। फिलहाल तो इसमें सेंटेंस पे ध्यान देना। इसमें लिखा है कि द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड हर्मेटिक थ्योरी टू स्टूडेंट्स। अब इसमें दो चीज़ आ सकती, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, और हमें पकड़ना बहुत चुटकियों का खेल है गाइस। द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड हर्मेटिक थ्योरी, अगर मैं इतना लिख करके छोड़ दूं केवल टू स्टूडेंट्स, अगर मैं ना लिखूं, और उसमें मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर बच्चों आप सीधे बोलना कि अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है द प्रोफेसर एक्सप्लेन हर्मेटिक थ्योरी। मैंने पूछा कि प्रोफेसर कौन सी थ्योरी या क्या एक्सप्लेन किए, उन्होंने कह दिया हर्मेटिक थ्योरी। तो हर्मेटिक थ्योरी जो है वो अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये व्हाट का जवाब दे रहा है। लेकिन अगर मैंने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, मैंने लिखा टू स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्रोफेसर ने हर्मेटिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन किया? स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो टू स्टूडेंट्स अपने आप में क्या हो गए गाइस? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय, आपने सुना है उनके बारे में? लाला लाजपत राय वॉज लिंच्ड। लिंच का मतलब होता है किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज करना। अभी आपने देखा कि एसएससी को लेकर के इतना ज़्यादा मारपीट बहुत दुनियादारी से वैसे हुई है, लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई थी। और इसके पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। मॉब लिंचिंग एक वर्ड होता है, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे भीड़ किसी को मार देती है, मॉब लिंचिंग का कोई शिकार हो जाता है, तो उसी से बना हुआ है लिंच। और लाठी चार्ज को आजकल तो प्रिंट मीडिया लाठी चार्ज भी बोल देती है, काम चल जाता है उसमें, बाय ब्रिटिशर्स। अब सेंटेंस पे ध्यान देना गाइस। इसमें लिखा है कि लाला लाजपत राय वॉज लिंच्ड। अगर मैंने केवल इतना सेंटेंस छोड़ दिया लिख करके, और मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए इसमें कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, बहुत आसानी सी बात है। अब इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है, लाला लाजपत राय वॉज लिंच्ड बाय ब्रिटिशर्स, किसके द्वारा पीटे गए थे? लाला लाजपत राय बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अपने आप में कौन से ऑब्जेक्ट होंगे गाइस? आंख बंद करके ब्लाइंडली आपको बोलना है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख दूं, अगर इसी को मैं एक्टिव वॉइस में लिखूं, तो पैसिव वॉइस है ना, लाला लाजपत राय वॉज लिंच्ड बाय ब्रिटिशर्स, बहुत सिंपल पैसिव वॉइस है।
इसको मैं एक्टिव वॉइस में अगर लिखूं कि ब्रिटिशर्स बेट लाला लाजपत राय, इसका पूरा का पूरा एक प्रभाव पड़ रहा है लाला लाजपत राय पे। देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा एडिट करिए, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ ठीक, ओके। तो ब्रिटिशर्स बेट लाला लाजपत राय। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए कि इसमें आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, तो आप फिर सीधे मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सर? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाला लाजपत राय है, इनको ब्रिटिशर्स ने पीटा है इस तरीके से। या लिंच्ड, उधर लिंच लिखा था, लिंच ही लिखो यहाँ पे, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा समझना आसान रहेगा। तो आप लिंच्ड का इस्तेमाल कर दिए, ब्रिटिशर्स लिंच्ड लाला लाजपत राय, ये चीज़ें हो गई। तो एक तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है समझने के लिए, लेकिन टेक्निकल मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने का एक टेक्निकल कंडीशन और भी है। ग्रामेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ वो आपके लिए थोड़ा सा आसान भी रहेगा समझना। जब भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप यूज कर रहे हो ना, जहां जहां मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है बाय, यहाँ मैंने लिखा हुआ है टू, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर, ये 2-3 सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है मैंने? एक की जो जगह एक सेंटेंस में मैंने लिखा है बाय, एक में मैंने लिखा है फॉर, और एक में मैंने लिखा हुआ है कहाँ चला गया भाई, टू लिखा हुआ है। और आपको पता है कि ये तीनों की तीनों अपने आप में एक प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब आते हैं तो वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। याद रखिएगा, सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचानना हो आपको, तो अगर इन बातों को भी आप दिमाग में रख लेंगे कि क्या सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो समझ जाइएगा कि वो अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस। बाकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसमें किसी भी तरीके कोई प्रीपोजिशन नहीं आ जाएगा डायरेक्ट, जैसे इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। आर्टिकल मैंने भले लगा दिया लेकिन कोई प्रीपोजिशन नहीं है। आई रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस पे ऐसे कुछ लिखवा दिया कि ही वॉज टॉट अ लेसन बाई टीचर, समझ में आ गया ना, तो वहां पे बाई अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, उसके बाद टीचर जो आप आएंगे वो अपने आप में एक तरीके का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा गाइस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के। और इतने कंडीशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि क्लास में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है ऐसी होगी तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं और आपको ईजिली सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। मुलाकात करते हैं नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।